हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान बुक का 4th चैप्टर, जिसका नेम है उपनिवेशवाद तथा समाज में बदलाव। का फर्स्ट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति एवं नागरीकरण। जब ब्रिटेन से भारत में उपनिवेश बनाने आरंभ कर दिए थे, लगभग उसी काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई और पूर्व ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय परिसरों, शिल्प केंद्रों, व्यापारिक मार्गों के संधि स्थलों, पूजा स्थलों व तीर्थ स्थलों के आसपास नगर विकसित हुए और नगर व्यापारिक केंद्र बन गए, जो भारत के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में स्थित थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्रों का प्रबंधकीय प्रबंधकीय नियंत्रण पाना शुरू कर दिया था। मुख्यतः बंगाल पर उसकी दीवानी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने विस्तृत में फूट डालो और राज करो जैसी नीति द्वारा स्थानीय राजाओं, नवाबों तथा मुगलों के अंतर्देशीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करना आरंभ कर दिया। ऐसे ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों को कारखानों के रूप में जाना गया, जहां कंपनी के अधिकारी गण कार्य करते थे और इनमें से कुछ कारखानों की प्रतिस्पर्धियों के अस्त्र शस्त्रीय हमलों से बचाने हेतु नाकाबंदी कर दी थी। यह 18वीं शताब्दी में मुंबई बंदरगाह है और ये 18वीं शताब्दी के कारखाने हैं। जैसे ब्रिटिश कारखाने आकार व संख्या में बढ़ते गए, उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों से सफलतापूर्वक मुकाबला किया और 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास महत्वपूर्ण रूप से उभरे और ब्रिटिश प्रशासन क्षेत्र और प्रमुख व्यापारिक गतिविधियों के मुख्यालय बन गए और उन्हें महाप्रांत नगरों के नाम से पुकारा जाने लगा। और इसी काल में जब व्यापार का बहाव नए केंद्रों की ओर बढ़ा, तब छोटे व्यापारिक केंद्रों के मेजबान और बंदरगाह अस्तित्व में नहीं रह पाए और कारखाने एवं उनकी राजनीतिक शक्ति और साथ ही साथ उनके सभ्य मूल्यों व सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में प्रतिनिधित्व किया। और इसी बीच ब्लैक टाउन में रहने वाले भारतीय सहयोगी कई किलोमीटर की दूरी से कारखानों से अलग हो गए और उनके द्वारा स्थापित उद्योग देश के मात्र कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित थे। और इन सभी प्रकार की दुर्बलताओं के बावजूद आधुनिक उद्योगों की शुरुआत आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोतक थी। सन 1818 ईस्वी में कोलकाता में पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, किंतु बाद में मुंबई क्षेत्र में भारतीय उद्योगपतियों के स्वामित्व में पर्याप्त मात्रा में सूती कपड़ा मिलें स्थापित की गईं और 19वीं शताब्दी में इनकी स्थिति अति सुदृढ़ थी और उद्योगों का विस्तार धीरे धीरे किंतु निरंतर हुआ। और 1879 ईस्वी में भारत में सूती कपड़ा मिलों की संख्या 56 थी और जिनमें लगभग 43,000 व्यक्ति कार्यरत थे। और इसी प्रकार प्रथम जूट मिल की स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज एलॉन द्वारा सन 1855 ईस्वी में बंगाल में की गई। और इसके बाद के वर्षों में बंगाल प्रांत में उद्योगों का विस्तार होता गया और इस तरह यह प्रदेश उद्योगों का केंद्र बन गया और 1882 ईस्वी तक देश में 20 जूट मिलें स्थापित हो चुकी थी, जिनमें से अधिकांश बंगाल में थी और इनमें लगभग 20,000 व्यक्ति काम करते थे। भारत में आधुनिक लोहा तथा इस्पात उद्योग का आविर्भाव जमशेदपुर में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के साथ हुआ और इसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा, जो कि आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक हैं, ने की थी। और कुछ कंपनियां पश्चिम बंगाल तथा मैसूर में भी स्थापित की गई थी। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा 19वीं शताब्दी में बागानों पर आधारित उद्योग जैसे कि नील, चाय, कॉफी आदि भी स्थापित किए गए थे और ये पूरी तरह से यूरोपीय स्वामित्व में थे। भारत में नील उत्पादन की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में हुई तथा यह बंगाल एवं बिहार में खूब फला फूला। चाय का विकास 1850 ईस्वी के उपरांत असम, बंगाल, दक्षिण भारत तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों में हुआ और इसी समयावधि के दौरान दक्षिण भारत में कॉफी के बागानों का विकास हुआ और यह मुख्यतः 19वीं सदी में कपास तथा जूट के कारखानों एवं चाय बागानों तक ही सीमित था। 1930 के दशक में इसमें
चीनी तथा सीमेंट उद्योग भी शामिल हुए और यह समस्त औद्योगिक विकास बिना सरकार की सहायता के हुआ तथा ब्रिटिश नीतियां इसके खिलाफ थीं। जमशेदजी टाटा है। 1858 ईस्वी के बाद का परिवर्तन। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से भारत को प्रांतों में विभाजित कर रखा था। यहाँ दो तरह के प्रांत थे। वे प्रांत जिन्हें एक गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद शासित करती थी, इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता था। बंगाल, मद्रास तथा मुंबई ऐसे ही प्रांत थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रांतों में उच्च केंद्रीय क्षमता वाली प्रशासनिक प्रणाली लागू की थी एवं गांवों की पंचायतें अत्यधिक क्षीण हो गई थीं। 17वीं शताब्दी के अंत में इस नीति में एक बदलाव आया। नगरीय स्वशासन ने पहली बार सबका ध्यान आकर्षित किया और 1687 ईस्वी में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई और 1726 ईस्वी में कोलकाता तथा मुंबई में भी ऐसे ही नगर निगमों की स्थापना की गई। 1842, 1854 तथा 1856 ईस्वी के अधिनियम भारत के विभिन्न कस्बों में नगर पालिकाओं की स्थापना तथा नगर आयुक्तों की सुविधा प्रदान करने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के साथ ही नागरिक जीवन में आधुनिक सुधारों की मांग की जाने लगी और इस तरह लोगों के लिए शिक्षा, सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति, अच्छी सड़कों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई। अतः स्थानीय सेवाओं के लिए स्थापित संस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया, जो स्थानीय करों के माध्यम से इनके लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती थी। रेलवे की प्रगति की बात करें तो रेलवे के विकास से पूर्व भारत में यातायात के प्रमुख साधन बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़ा आदि ही थे। 1850 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने भारत में रेलवे के विकास पर गहन चिंतन किया और लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 भारत में बम्बई के बोरीबंदर से थाने तक एक रेल मार्ग का निर्माण किया गया और उसने देश में 4 प्रमुख रेल मार्गों के निर्माण का सुझाव भी दिया ताकि कच्चे माल का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों को देश के समुद्री पत्तनों से जोड़ा जा सके। और कुछ ही समय बाद सन 1869 ईस्वी में निजी कंपनियों की मदद से भारत में एक अन्य 4000 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई और इस कार्य में सहायता करने वाली केवल निजी कंपनियां ही नहीं थीं, बल्कि शाही एजेंसियां भी शामिल थीं और वास्तव में 1869 ईस्वी से आगे सरकार ने रेलवे का विकास एक औद्योगिक संस्थान की भांति करना शुरू किया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य अपने आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक स्वार्थों की अधिकाधिक पूर्ति करना था। रेलवे क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां होने के फलस्वरूप भारत के राजनीतिक एकीकरण में सहायता मिली और बाद में जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उभरा तब यह भारतीयों में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करने वाली सिद्ध हुई। किंतु रेलवे में अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक एवं संसाधनों के साम्राज्यवादी शोषण को और अधिक आसान बना दिया और वे भारतीय करदाताओं से बड़ी राशि वसूल करके जितना निर्माण करते थे उतने ही अंग्रेज पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचता था। रेलवे ने भारतीय उद्योगों तथा हस्तशिल्प का सर्वनाश करने में अंग्रेजों की बहुत मदद की। भारतीय रेलवे थी। दिल्ली की कहानी। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया, परंतु सन 1912 में ब्रिटिश राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आई और यह शहर आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में जाना जाता है। परंतु यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुका है और इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग सीमा पर बसाई गई हैं। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं और इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे।
इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना सन 1639 ईस्वी में आरंभ हुई और इसके अंदर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था और इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला में पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वे से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी और चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं। ये आप देख सकते हैं 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद दिल्ली की एक तस्वीर है जो कि दी एल्स्ट्रेटन लंदन न्यूज 16 ऑफ जनवरी 1858 की। में बड़े बड़े चौराहों टेढ़ी मेढ़ी गलियों खामोश पुल देख सके और जल धाराओं पर दिल्ली वालों को गर्व था। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इस शहर में अमीर और गरीब के बीच गहरा फासला था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य मकान कच्चे मकान होते थे और सन 1739 ईस्वी तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लूट घसोट का सामना कर चुकी थी और शहर के पतन पर 18वीं सदी के उर्दू शायर मीर ताकी मीर ने दुख भरे शब्दों में कहा था, मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक जमाने में दुनिया का सबसे भव्य शहर था। और सन 1830 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता भी थी और इसीलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। और आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है यह सन 1911 ईस्वी में तब बनना आरंभ हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। सन 1857 ईस्वी से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफी अलग थे। मद्रास, मुंबई या कोलकाता में भारतीय और अंग्रेजों की बस्तियां अलग-अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे, परंतु दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराने शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे और वे भी उर्दू फारसी संस्कृति व शायरी का आनंद लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। सन 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई जो 18वीं सदी में मदरसे के रूप में आरंभ हुआ था और इस कॉलेज ने विज्ञान और मानवशास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया और यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था और बहुत से लोग 1830 से 1857 ईस्वी की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल बताते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की यह दरगाह है। तो सन 1857 इसके आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।